नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाई ब्लॉक एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के प्रोटोकॉल वर्जन 23 तथा स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल वर्जन 24 के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पाई नेटवर्क और स्टेलर की तकनीकी दुनिया में हो रही हलचल को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ दिलचस्प जानकारी है जो पाई के नए अपडेट्स और नेटवर्क के भविष्य पर उनके असर की जांच करती है। हाँ, तो आज का मिशन यही है कि ये पाई नेटवर्क का वर्जन 23 और स्टेलर का प्रोटोकॉल 24 ये आखिर हैं क्या। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये टेक्नोलॉजी पाई के मेन नेट पर आती है तो क्या ये गेम चेंजर साबित होगी या फिर बस एक और मामूली अपडेट बनकर रह जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अभी पाई नेटवर्क चल कहाँ रहा है, इसकी मौजूदा स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए पाई नेटवर्क का फंडा ही थोड़ा अलग है। वो कैसे? आमतौर पे ब्लॉकचेन पहले लॉन्च होता है, फिर लोग उससे जुड़ते हैं। अच्छा, पाई ने इसका ठीक उल्टा किया। पहले कम्युनिटी बनाई, हाँ, पहले एक बहुत बड़ा यूजर बेस बनाया और अब उसके साथ ब्लॉकचेन लॉन्च करने की तैयारी में है। और इसी सिलसिले में हमारे सूत्रों के मुताबिक पाई का जो टेस्टनेट है वो वर्जन 23 पर अपडेट हो चुका है। ओके। और प्लान ये है कि 2025 के आखिर तक इसे मेन नेट पर ले आया जाए। 23 सुनने में तो ये बस एक सॉफ्टवेयर का नया नंबर लगता है। इसमें ऐसा क्या खास है जिस पर आज हम इतनी गहराई से बात कर रहे हैं? ये सिर्फ एक नंबर नहीं, आप समझिए ये नेटवर्क की पूरी काया पलट करने की क्षमता रखता है। V23 जो है वो स्टेलर कोर के V23.0.1 पर आधारित है और अपने साथ कई बड़ी ताकतें लेकर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का आना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी अब पाई नेटवर्क पर डिसेंट्रलाइज्ड एप्स डी एप्स बन पाएंगी, जैसे इथेरियम पर होता है। बिल्कुल, और सोचिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि कल पाई नेटवर्क पर कोई अपना खुद का Amazon बना सकता है, जहां लोग सीधे पाई कॉइन से सामान खरीद बेच सकें। वाह! सीधे टोकन में बदलकर ट्रेड हो सकें, बिना किसी बाहरी पेटीएम या गूगल पे के। ये है डी एप्स की असली ताकत। ये तो सिर्फ एक कॉइन से कहीं ज्यादा हो गया। और क्या है इस पिटारे में? इसके साथ ही आ रहा है डेक्स और AMM। ओके, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। हाँ, और ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। आसान भाषा में, अब पाई यूजर्स को अपने टोकन बेचने के लिए किसी बड़े बाहरी एक्सचेंज पर जाने की जरूरत नहीं होगी। मतलब नेटवर्क के अंदर ही ट्रेडिंग। एग्जैक्टली, वो नेटवर्क के अंदर ही आपस में ट्रेडिंग कर पाएंगे। ये नेटवर्क के अंदर एक छोटी मोटी अर्थव्यवस्था बनाने जैसा है। एक मिनट, DAPS, डेक्स, KYC ये सब तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सब तो दूसरे ब्लॉकचेन सालों से कर रहे हैं। तो क्या पाई बस कैचअप खेल रहा है या इसमें ऐसा कुछ है जो इसे बाकियों से अलग बनाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पाई यहाँ दो चीजों पर दांव लगा रहा है। एक है एम्बेडेड KYC, मतलब नो योर कस्टमर प्रक्रिया को सीधे प्रोटोकॉल में ही डाल देना। अच्छा। इससे रेगुलेशन का पालन करना शायद आसान हो सकता है। और दूसरा लिनक्स नोड सपोर्ट। इससे क्या होगा? इससे ज्यादा लोग अपने कंप्यूटर पर नोड चला पाएंगे, जो नेटवर्क को और ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन आपका सवाल जायज है। असली बाजी टेक्नोलॉजी पर नहीं, पाई के करोड़ों यूजर्स पर है। क्या वो इन फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, सुनने में तो ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड लगता है, लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है या इसमें कोई पेंच भी है? पेंच तो हैं और काफी बड़े हैं। सबसे बड़ा पेंच ये है कि ये सब अभी भी लैब में है, यानी टेस्ट नेट पर, प्रैक्टिस ग्राउंड पर। हाँ, टेस्टनेट एक तरह का प्रैक्टिस ग्राउंड होता है। असली मैच तो मेन नेट पर ही होगा। और दूसरी चुनौती है बाजार का ठंडा रवैया। हमारे सूत्रों के मुताबिक इस तकनीकी अपडेट की खबर से बाजार में कोई खास गर्मी नहीं आई है। पाई कॉइन की कीमत और लिक्विडिटी पर अब भी दबाव है। मतलब इंजन तो गर्म हो रहा है, रेस भी लगा रहा है, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। ठीक पकड़ा आपने। और यहीं पर तीसरी चुनौती आती है उपयोगिता, यानी यूज केस। हाँ, V23 एक शानदार हाईवे तो बना सकता है, लेकिन अगर उस पर चलाने के लिए गाड़ियां ही ना हो, मतलब डेवलपर्स और असली यूज केस ना हो, तो वो खाली पड़ा रहेगा। बिना इस्तेमाल के ये सब सिर्फ एक अच्छा तकनीकी ढांचा बनकर रह जाएगा। तो पाई की अपनी इमारत की नींव तो V23 से मजबूत हो रही है, लेकिन ये नींव जिस जमीन पर टिकी है, यानी स्टेलर, वहां क्या चल रहा है? मैंने सुना है उन्होंने भी हाल ही में प्रोटोकॉल 24 जारी किया है। हाँ, क्या वो भी इसी तरह की कोई बड़ी इमारत बना रहे हैं? यही कहानी में एक मजेदार मोड़ है। स्टेलर का प्रोटोकॉल 24
पाई के V23 से बिल्कुल अलग है। अच्छा, ये कोई नए चमकीले फीचर लाने वाला अपडेट नहीं है। इसे आप एक स्टेबिलिटी अपग्रेड कह सकती हैं। इसका मुख्य काम एक बग को ठीक करना था जो स्टेट आर्काइवल फीचर में मिला था। तो ये एक तरह से घर में नया फर्नीचर लाने के बजाय घर की नींव में आई दरारों को भरने जैसा है। बिल्कुल सही उदाहरण है। ये अपग्रेड नेटवर्क के आधारभूत ढांचे जैसे स्टेलो कोर और होराइजन को और ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद बनाता है। इसने 22 अक्टूबर 2025 के आसपास मेननेट पर वोटिंग पूरी की। इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं था, इसलिए डेवलपर्स के लिए इसे अपनाना भी आसान था। ये दिखाता है कि स्टेलर अब इनोवेशन से ज्यादा स्थिरता पर ध्यान दे रहा है। मुझे स्टेलर का काम करने का तरीका हमेशा से थोड़ा अलग लगता है। ये जो इसका कंसेंसस मैकेनिज्म है, SCP, वो बिटकॉइन के प्रूफ ऑफ वर्क से कैसे अलग है? आसान भाषा में। SCP का तरीका बड़ा मजेदार है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी अजनबी शहर में रास्ता पूछ रहे हैं। ओके। प्रूफ ऑफ वर्क में आप हर एक इंसान से पूछते हैं, जिसमें बहुत टाइम और एनर्जी लगती है। SCP में आप सिर्फ उन 4-5 लोगों से पूछते हैं जो भरोसेमंद दिखते हैं, और अगर वो सब एक ही रास्ता बताते हैं तो आप मान लेते हैं कि वही सही है। अच्छा, तो ये भरोसेमंद लोग ही? हाँ, ये भरोसेमंद लोग ही क्वोरम स्लाइस है। इससे फैसला बहुत तेजी से और कम एनर्जी में हो जाता है। सदस्यता खुली है, कोई भी अपना भरोसेमंद समूह चुन सकता है, जिससे ये काफी लचीला बन जाता है। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ते हैं। हमने पाई के V23 की बड़ी योजनाओं को समझ लिया और स्टेलर के P24 के स्थिर कदमों को भी। अगर पाई अपने मेन नेट पर V23 को सफलतापूर्वक लागू कर देता है, तो क्या ये वो लिफ्ट ऑफ मोमेंट होगा जिसका सब इंतजार कर रहे हैं? इसके 2 पहलू हैं। सकारात्मक पक्ष देखें तो हाँ, ये एक बड़ा बूस्ट हो सकता है। सबसे पहले स्केलेबिलिटी बेहतर होगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डेक्स की वजह से नेटवर्क पर हजारों नए प्रोजेक्ट्स चल सकेंगे। दूसरा, एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। लिनक्स, नोड सपोर्ट और एम्बेडेड KYC जैसी चीजें अच्छे डेवलपर्स और वैलिडेटर्स को आकर्षित कर सकती हैं। और तीसरा, इससे विश्वास बढ़ेगा। जब लोग नेटवर्क को असल में इस्तेमाल होते देखेंगे तो ये ज्यादा वास्तविक लगेगा और इसका पाई कॉइन की कीमत पर भी अच्छा असर पड़ सकता है। ये तो हुई अच्छी बात है। और इसके जोखिम क्या हैं? क्या कुछ गड़बड़ भी हो सकती है? जोखिम हमेशा होते हैं। सबसे बड़ा तो तकनीकी जोखिम है। जैसे? इतने बड़े अपडेट को लाइव करते समय नेटवर्क ठप पड़ सकता है। अगर मेननेट पर ऐसा हुआ तो ये यूजर्स के भरोसे को तोड़ सकता है। दूसरा जोखिम जिसकी हमने बात की वो है उपयोगिता का। कि सारी तैयारी हो गई पर पार्टी में कोई आया ही नहीं। बिल्कुल। अगर DApps और डेक्स आने के बाद भी कोई उन्हें इस्तेमाल नहीं करता तो ये अपडेट बेअसर साबित होगा। और आपने केंद्रीकरण का भी जिक्र किया था। हाँ, और ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। अगर KYC और वैलिडेटर चुनने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड यानी कोर टीम के हाथ में रही तो नेटवर्क के डिसेंट्रलाइज्ड होने का दावा कमजोर पड़ जाएगा। एग्जैक्टली। आपने केंद्रीकरण का खतरा बताया, ये तो बहुत बड़ी बात है। पाई का तो पूरा वादा ही डिसेंट्रलाइजेशन का है। अगर KYC की प्रक्रिया कोर टीम के हाथ में ही रही तो क्या ये अपने ही मूल सिद्धांत के खिलाफ नहीं जा रहा? बिल्कुल। और यही पाई की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। उन्हें पारदर्शिता दिखानी होगी कि नेटवर्क पर कंट्रोल किसके हाथ में है। ये एक पतली रस्सी पर चलने जैसा है। सुरक्षा भी चाहिए और विकेंद्रीकरण भी। ठीक है, अब भविष्य की बात करते हैं। मान लीजिए V23 सफल हो जाता है और अगर भविष्य में पाई स्टेलर के प्रोटोकॉल 24 जैसा कोई स्टेबिलिटी फोकस्ड अपडेट लाता है तो उसका क्या मतलब होगा? अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होगा। ये संकेत देगा कि पाई नेटवर्क अब परिपक्वता चरण यानी मैच्योरिटी फेज में प्रवेश कर रहा है। अच्छा, मतलब अब वो नए नए आकर्षक फीचर जोड़ने से ज्यादा अपनी स्थिरता, सुरक्षा और भरोसे पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मतलब अब वो फास्ट एंड फ्यूरियस वाली स्टेज से निकलकर एक भरोसेमंद फैमिली कार बनने की कोशिश करेगा। हाँ, बिल्कुल सही। और एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बड़ी संस्थाओं को निवेश के लिए, बड़े एक्सचेंजों को लिस्टिंग के लिए और बड़ी कंपनियों को पार्टनरशिप के लिए आकर्षित करता है। सही बात है। तब पाई सिर्फ एक मोबाइल माइनिंग ऐप नहीं बल्कि एक गंभीर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक चेतावनी है। वो क्या? अगर यह अपडेट सिर्फ एक बग फिक्स हुआ और साथ में उपयोगिता नहीं बढ़ी तो ये एक अपग्रेड कविता बनकर रह जाएगा। मतलब तकनीकी तरक्की तो दिखेगी पर उसका व्यावसायिक असर कुछ खास नहीं होगा। हमारे स्रोत में एक खास बात कही गई है। अगर पाई का मेन नेट अभी प्रोटोकॉल 19 पर है, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं,
तो वहां से सीधे V23 पर जाना एक जबरदस्त छलांग होगी। जबरदस्त नहीं, ये तो बहुत बड़ी, बहुत ही ज्यादा बड़ी छलांग होगी। ये तो जैसे सीधे टेस्टनेट मोड से एक्टिव सर्विस मोड में जंप करने जैसा होगा। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई सीधे 10वीं क्लास से कॉलेज में एडमिशन ले रहा हो, बीच की 11वीं और 12वीं छोड़कर। वाह। प्रोटोकॉल 19 से 23 के बीच में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डेक्स जैसी कई पीढ़ियों का अंतर है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, नेटवर्क का पुनर्जन्म होगा। यूजर्स के लिए टोकन ट्रेडिंग और डैप बनाने जैसे नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा है। हाँ, अगर सिस्टम इस बड़ी छलांग के लिए तैयार नहीं है तो चीजें बिगड़ भी सकती हैं। तो अंत में एक आम उपयोगकर्ता या निवेशक को इन सभी तकनीकी बातों को कैसे देखना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ये अपडेट्स यकीनन एक सकारात्मक संकेत हैं। ये दिखाते हैं कि पर्दे के पीछे काम चल रहा है। लेकिन जैसा हम बार बार कह रहे हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी से पेट नहीं भरता। असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नेटवर्क का इस्तेमाल कितना होता है। तो आपका ठोस सुझाव क्या होगा? सुझाव बहुत सीधे हैं। पहला, पाई नेटवर्क के मेन नेट की लॉन्च तारीखों और अपडेट नोट्स पर नजर रखें। जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है। दूसरा, निवेश का फैसला सिर्फ वर्जन बदलने वाला है जैसी हेडलाइन के आधार पर कभी ना करें। यह एक जाल हो सकता है। नेटवर्क पर असल में क्या हो रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उसे देखें। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये याद रखें कि असली मूल्य टेक्नोलॉजी में नहीं, उसके व्यावहारिक इस्तेमाल में होता है कि नहीं। इसलिए हमेशा ये सवाल पूछें, इस टेक्नोलॉजी से कौन सी समस्या हल हो रही है? क्या लोग इसे सच में इस्तेमाल करना चाहेंगे? तो आज की इस गहरी चर्चा से ये साफ है कि पाई नेटवर्क तकनीकी तौर पर एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। वर्जन 23 इसकी नींव को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डेक्स जैसी क्षमताओं से मजबूत कर रहा है, लेकिन इसकी असली परीक्षा मेन नेट पर लॉन्च होने और वास्तविक दुनिया में अपनी उपयोगिता साबित करने के बाद ही शुरू होगी। बिल्कुल। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, जो सिर्फ पाई नेटवर्क के लिए नहीं बल्कि कई नई ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के लिए है। क्या एक बहुत बड़ा उपयोगकर्ता समुदाय केवल टेक्नोलॉजी के वादे पर लंबे समय तक टिका रह सकता है, या उसे सफल होने के लिए ठोस उपयोगिता और एक जीवंत इकोसिस्टम की तुरंत जरूरत है? पाई नेटवर्क का भविष्य शायद इसी एक सवाल के जवाब पर निर्भर करेगा। Thank you for watching. Please subscribe, like, share and comment. धन्यवाद।